This budget hopes to build on the foundation laid in the previous budget and the blueprint drawn for India at 100. We envision a prosperous and inclusive India in which the fruits of development will reach all sections and citizens, especially our youth, women, farmers, OBCs, scheduled castes and scheduled tribes. In the 75th year of our independence, the world has recognized the Indian economy as a bright star. Our current year's economic growth is estimated to be at 7%. It is notable that this is the highest among all the major economies. कोविड-19 और एक युद्ध के कारण विश्व स्तर पर अर्थव्यवस्था के बड़े पैमाने पर सुस्त पड़ने के बावजूद संभव हुआ है। इसलिए भारतीय अर्थव्यवस्था सही रास्ते पर है और चुनौतियों का समय होने के बावजूद उज्जवल भविष्य की दिशा में बढ़ रही है। आज जबकि भारत के लोग अपना मस्तक ऊंचा करके खड़े हैं और दुनिया भारत की उपलब्धियों और कामयाबियों की सराहना कर रही है, हम पूरा विश्वास है कि जिन अग्रजों ने भारत की आजादी के लिए लड़ाई लड़ी थी, वे आगे बढ़ती हमारी कोशिशों को आनंदित होकर आशीर्वाद दे रहे होंगे। हमने सबका प्रयास के माध्यम से व्यापक सुधारों और ठोस नीतियों के क्रियान्वयन पर ध्यान केंद्रित किया है, जिनके परिणाम स्वरूप जन भागीदारी और जरूरतमंद लोगों को लक्षित समर्थन मिल सका है। इससे हमें मुश्किल वक्त में अच्छा करने में मदद मिली है। दुनिया में भारत का कद कई शानदार उपलब्धियों की वजह से बढ़ा है। अद्वितीय विश्व स्तरीय डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर यानी आधार, कोविन और यूपीआई अभूतपूर्व पैमानों और रफ्तार से कोविड टीकाकरण अभियान, अग्रिम मोर्चों जैसे कि जलवायु संबंधी लक्ष्यों को हासिल करना, मिशन लाइफ और राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन में अत्यधिक सक्रिय भूमिका इनके उदाहरण हैं। कोविड-19 महामारी के दौरान हमने 80 करोड़ से अधिक लोगों के लिए 28 महीनों के लिए मुफ्त खाद्यान्न की आपूर्ति करने की योजना के साथ यह सुनिश्चित किया कि कोई भूखा ना सोए। खाद्य एवं पोषणगत सुरक्षा सुनिश्चित करने के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को जारी रखते हुए हम पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना के अंतर्गत अगले 1 वर्ष के लिए सभी अंत्योदय और प्राथमिक प्रयास परिवारों को मुफ्त खाद्यान्न की आपूर्ति करने की योजना 1 जनवरी 2023 से लागू कर रहे हैं और लगभग 2 लाख करोड़ रुपए से अधिक के संपूर्ण व्यय का वहन केंद्र सरकार द्वारा किया जाएगा। वैश्विक चुनौतियों के इस दौर में G20 अध्यक्षता हमें विश्व आर्थिक अर्थव्यवस्था में भारत की भूमिका को सशक्त करने का एक अद्वितीय अवसर देती है। वसुधैव कुटुंबकम की थीम के साथ हम वैश्विक चुनौतियों का निराकरण करने के लिए और टिकाऊ आर्थिक विकास संभव करने के लिए एक महत्वाकांक्षी लोक केंद्रित एजेंडा पर चल रहे हैं। वर्ष 2014 से भारत के प्रयासों ने सभी नागरिकों के लिए बेहतर क्वालिटी की जिंदगी और इज्जत की जिंदगी सुनिश्चित की है। प्रति व्यक्ति आय दुगनी से भी अधिक होकर 1.97 लाख रुपए अधिक हो गई है। इन 9 वर्षों में भारतीय अर्थव्यवस्था का आकार भी बढ़ा है और यह दुनिया की 10वीं से 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई है। हमने कारोबार के लिए अनुकूल परिवेश के साथ एक सुशासित और नव अनुमेशी देश के रूप में अपनी स्थिति में उल्लेखनीय रूप से सुधार किया है, जैसा कि अनेक वैश्विक सूचकांकों में परिलंबित होता है। हमने कई साधारणीय विकास लक्ष्यों में भी उल्लेखनीय प्रगति की है। अर्थव्यवस्था और अधिक औपचारिक हो गई है, जैसा कि वर्ष 2022 में ईपीएफओ सदस्यता के दुगने से अधिक 27 करोड़ होने और यूपीआई के माध्यम से
126 लाख करोड़ के 7,400 करोड़ डिजिटल भुगतान से प्रतिबिंबित होता है। लक्षित लाभों को सबके लिए सुलभ कराने के साथ अनेक योजनाओं के कुशल कार्यान्वयन के परिणाम स्वरूप समावेशी विकास संभव हुआ है। कुछ योजनाएं इस प्रकार हैं। स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत 11.7 करोड़ परिवारों में शौचालय, उज्ज्वला के अंतर्गत 9.6 करोड़ एलपीजी कनेक्शन, 102 करोड़ लोगों को 220 करोड़ कोविड टीकाकरण, 47.8 करोड़ पीएम जन धन बैंक खाते, पीएम सुरक्षा बीमा और पीएम जीवन ज्योति योजना के तहत 44.6 करोड़ व्यक्तियों के लिए बीमा कवर और 11.4 करोड़ से अधिक किसानों को 2.2 लाख करोड़ का नकद अंतरण देना पीएम किसान सम्मान निधि के अंतर्गत। अमृत काल के लिए हमारी संकल्पना में सुदृढ़ लोक वित्त और सशक्त वित्तीय क्षेत्र के साथ प्रौद्योगिकी चालित और ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था शामिल है। यह हासिल करने के लिए सबका साथ, सबका प्रयास के माध्यम से जन भागीदारी अनिवार्य है। इस विजन को हासिल करने के लिए आर्थिक एजेंडा में 3 चीजों पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। पहला, नागरिकों विशेषकर युवा वर्ग को अपनी आकांक्षाओं की पूर्ति करने के लिए पर्याप्त अवसर उपलब्ध कराना। दूसरा, विकास और रोजगार सृजन पर विशेष ध्यान देना। और तीसरा, वृहद आर्थिक सुस्थिरता को सुदृढ़ करना। इन क्षेत्रों में काम करने के लिए भारत एट 100 तक की हमारी यात्रा में ध्यान किए जाने वाली इन क्षेत्रों के लिए हमने यह माना है कि अमृत काल के दौरान निम्नलिखित 4 मौके रूपांतरकारी हो सकते हैं। महिलाओं का आर्थिक सशक्तिकरण। दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन ने असाधारण कामयाबी हासिल की है। ग्रामीण महिलाओं को 81 लाख स्व सहायता समूह से जोड़कर हम इन समूहों को अगले स्तर पर, जो कि आर्थिक सुशासन दिया जाएगा, और बड़े स्तर पर हम उनको जोड़ेंगे और प्रत्येक के पास कई हजार सदस्य होंगे और जिन्हें पेशेवर तरीके से संचालित किया जाएगा। उन्हें कच्चा माल की आपूर्ति की जाएगी और उन्हें उत्पादों की बेहतर डिजाइन, गुणवत्ता, ब्रांडिंग और मार्केटिंग के साथ उनकी सहायता की जाएगी। अनुसमर्थक नीतियों के साथ उन्हें इस बात के लिए सक्षम बनाया जाएगा कि वे बड़े उपभोक्ता बाजार में सेवा देने के लिए अपने प्रचालनों का दायरा बढ़ाएं। पीएम विश्वकर्मा कौशल सम्मान, पीएम विकास। सदियों से अपने हाथों से औजारों के सहारे काम करने वाले पारंपरिक कारीगरों और शिल्पकारों ने भारत का नाम रोशन किया है। उन्हें सामान्यतः विश्वकर्मा के नाम से संबोधित किया जाता है। उनके द्वारा बनाई गई कलाकृति और हस्तशिल्प आत्मनिर्भर भारत की सच्ची भावना को निरूपित करते हैं। पहली बार उनके लिए सहायता पैकेज की परिकल्पना की गई है। इस नई स्कीम के माध्यम से उन्हें अपने उत्पादों की गुणवत्ता, पैमाने और पहुंच में सुधार लाने, उन्हें एमएसएमई वैल्यू चेन के साथ एकीकृत होने में सक्षम बनाएगी। इस योजना के संगठकों में न केवल वित्तीय समर्थन शामिल होगा, बल्कि उनमें उन्नत कौशल प्रशिक्षण, आधुनिक डिजिटल तकनीकों की जानकारी और दक्ष हरित प्रौद्योगिकियां, ब्रांड प्रमोशन, स्थानीय एवं वैश्विक बाजारों के साथ संयोजन, डिजिटल भुगतानों और सामाजिक सुरक्षा के प्रति सुलभता भी शामिल होगी। इसमें अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़ा वर्गों, महिलाओं और कमजोर वर्गों के लोगों को बहुत सहायता दी जाएगी। पर्यटन। हमारे देश में घरेलू के साथ साथ विदेशी पर्यटकों के लिए आकर्षक स्थानों की भरमार है।
पर्यटन में अपार संभावनाएं हैं जिनका उपयोग किया जाना है। इस क्षेत्र में विशेषकर युवाओं के लिए नौकरियां एवं उद्यमिता के शानदार मौके हैं। पर्यटन को बढ़ावा देने का कार्य राज्यों की सक्रिय सहभागिता, सरकारी कार्यक्रमों से समन्वय और पब्लिक प्राइवेट भागीदारी के साथ मिशन मोड में किया जाएगा। हरित विकास, हम हरित ईंधन, हरित ऊर्जा, हरित खेती, हरित मोबिलिटी, हरित भवन और हरित उपस्कर के लिए अनेक कार्यक्रम और विभिन्न आर्थिक क्षेत्रों में ऊर्जा के कुशल उपयोग के लिए नीतियां क्रियान्वित कर रहे हैं। हरित विकास के ये प्रयास अर्थव्यवस्था की कार्बन सघनता को कम करने में सहायता पहुंचाते हैं और हर क्षेत्र में बड़े पैमाने पर नौकरियों के मौके उपलब्ध कराते हैं। इस बजट की प्राथमिकताएं, इस बजट में निम्नलिखित 7 प्राथमिकताएं अपनाई गई हैं। वे एक दूसरे का संपूर्ण करती हैं और अमृतकाल के दौरान हमारा मार्गदर्शन करते हुए सप्तऋषि की भांति कार्य करती हैं। समावेशी विकास, अंतिम व्यक्ति तक पहुंचना, अवसंरचना एवं निवेश, सक्षमता को सामने लाना, हरित विकास, युवा शक्ति और वित्तीय क्षेत्र। अब मैं प्राथमिकता नंबर 1 पर बात करूंगी, समावेशी विकास। सबका साथ सबका विकास के सरकार के सिद्धांत ने विशेष रूप से किसानों, महिलाओं, युवा लोगों, अन्य पिछड़े लोगों, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, दिव्यांग जनों और आर्थिक रूप से कमजोर तबकों को कवर करते हुए समावेशी विकास संभव किया है। सभी को हमने वरीयता दी है और हमने विशेष रूप से जम्मू कश्मीर, लद्दाख और पूर्वोत्तर पर भी निरंतर ध्यान दिया है। यह बजट इन प्रयासों को आगे बढ़ा रहा है। कृषि के लिए डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, एक खुले स्रोत, खुले मानक और अंतर प्रचालन योग्य लोकहित के रूप में कृषि के लिए डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण किया जाएगा। इससे फसल नियोजन एवं स्वास्थ्य के लिए संगत सूचना सेवाओं, फार्म इनपुट के प्रति बेहतर सुलभता, ऋण एवं बीमा, फसल आकलन के लिए सहायता, मार्केट इंटेलिजेंस और एग्रीटेक इंडस्ट्री एवं स्टार्टअप्स के विकास के लिए समर्थन के माध्यम से समावेशी किसान केंद्रित समाधान संभव हो पाएंगे। कृषि वर्धक निधि, एग्रीकल्चर एक्सीलरेटर फंड, एग्री स्टार्टअप्स खोलने के लिए जो युवा उद्यमी है ग्रामीण क्षेत्रों में, उनके लिए उन्हें प्रोत्साहित करने के लिए कृषि वर्धक निधि स्थापित की जाएगी। इस निधि का उद्देश्य होगा किसानों के सामने पेश आ रही चुनौतियों का नवोन्मेषी एवं किफायती समाधान उपलब्ध कराना। यह कृषि पद्धतियों को बदलने, उत्पादकता एवं उत्पाद को बढ़ाने के लिए आधुनिक प्रौद्योगिकी भी शामिल की जाएगी। अतिरिक्त लंबे रेशेदार कपास की उत्पादकता बढ़ाने के लिए हम पब्लिक प्राइवेट भागीदारी PPP के माध्यम से क्लस्टर आधारित और वैल्यू चेन दृष्टिकोण अपनाएंगे। किसानों, राज्य और इंडस्ट्री के परस्पर सहयोग से इनपुट आपूर्ति, एक्सटेंशन सेवाओं और मार्केट लिंकजों की व्यवस्था की जाएगी। आत्मनिर्भर बागवानी स्वच्छ पौध कार्यक्रम, हम 2200 करोड़ के परिव्यय से हाई वैल्यू बागवानी फसलों के लिए रोग मुक्त गुणवत्तापूर्ण पौध सामग्री की उपलब्धता बढ़ाने के लिए आत्मनिर्भर स्वच्छ पौध कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे। मिलेट के लिए वैश्विक केंद्र श्री अन्न, भारत मिलेट को लोकप्रिय बनाने के कार्यक्रम में सबसे आगे है, जिसकी खपत से पोषण, खाद्य सुरक्षा और किसानों के कार्य को बढ़ावा मिलता है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने ऐसा कहा है। हम दुनिया में श्री अन्न के सबसे बड़े उत्पादक और दूसरे सबसे बड़े निर्यातक हैं।
हम कई प्रकार के श्री अन्न उगाते हैं, जैसे कि ज्वार, श्री रागी, श्री अन्न बाजरा, श्री कुट, श्री अन्न रामदाना, कंगनी, कुटकी, कोदो, चीना और सामा। इनके ढेरों स्वास्थ्य फायदे हैं और यह सदियों से हमारे भोजन का मुख्य अंग बने रहे हैं। मैं इन श्री अन्न को उगाकर देशवासियों की सेहत में योगदान करने वाले छोटे किसानों द्वारा की गई उत्कृष्ट सेवा के लिए उनके प्रति आभार व्यक्त करती हूं। अब भारत को श्री अन्न के लिए वैश्विक केंद्र बनाने के लिए भारतीय बाजार अनुसंधान संस्थान हैदराबाद को उत्कृष्टता केंद्र के रूप में बढ़ावा दिया जाएगा, जिससे कि यह संस्थान सर्वश्रेष्ठ पद्धतियों, अनुसंधान एवं प्रौद्योगिकियों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर साझा कर सके। कृषि ऋण के लक्ष्य को पशुपालन, डेयरी एवं मत्स्य पालन पर ध्यान केंद्रित करते हुए रुपए 20 लाख करोड़ रुपए तक बढ़ाया जाएगा। हम नई योजना ला रहे हैं, प्रधानमंत्री मत्स्य पालन योजना। यह एक योजना है, लेकिन हमने एक नई योजना लाए हैं जिसमें हम 6,000 करोड़ के लक्षित निवेश के साथ पीएम मत्स्य संपदा योजना की एक नई उपयोजना शुरू करेंगे, ताकि मछुआरों, मछली विक्रेताओं, सूक्ष्म तथा लघु उद्यम अपने कार्य में और अधिक सक्षम बन सकें। मूल्य श्रृंखला दस्ताओं में सुधार लाया जाएगा। किसानों, विशेष रूप से छोटे एवं सीमांत किसानों के लिए तथा अन्य वंचित क्षेत्रों के लिए सरकार सहकारिता आधारित आर्थिक विकास मॉडल को बढ़ावा दे रही है। सहकार से समृद्धि के विजन को हासिल करने के अधिदेश के साथ एक नए सहकारिता मंत्रालय का गठन किया गया है। इस विजन को साकार करने के लिए सरकार ने पहले से ही 63,000 प्राथमिक कृषि ऋण सोसाइटी PACM के कंप्यूटरीकरण का कार्य शुरू किया है, जिसमें 2,516 करोड़ के निवेश की बात की गई है। 2,516 करोड़। और सभी हितधारकों एवं राज्यों के साथ परामर्श करके PACS के लिए हमने, ताकि वह बहुउद्देशीय PACS बनने में सक्षम हो सके, हमने एक मॉडल उपनियम तैयार किया गया है, और ताकि सहकारी सोसाइटियों के देशव्यापी मानचित्रण के लिए एक राष्ट्रीय सहकारी डाटाबेस तैयार किया जा सके। और हम इसे डाटाबेस तैयार किया जाएगा जो सहकारी स्तर पर होगा, और यह देशव्यापी मानचित्रण के साथ किया जाएगा। इस पृष्ठभूमि के साथ हम व्यापक विकेंद्रीकरण भंडारण क्षमता बनाने के लिए एक योजना कार्यान्वित करेंगे। इससे किसानों को अपने उत्पादों का भंडारण करने और उचित समय पर उनकी बिक्री करके लाभकारी मूल्य प्राप्त करने में सहायता मिलेगी। और जो अगले 5 वर्षों जो कवर नहीं किए गए, पंचायतों में बड़ी संख्या में बहुउद्देशीय सहकारी सोसाइटियों, प्राथमिक मत्स्य सोसाइटियों और डेयरी सहकारी सोसाइटियों की स्थापना करने हेतु सुविधा प्रदान की जाएगी। स्वास्थ्य, शिक्षा तथा कौशल वर्धन। 157 मौजूदा जो मेडिकल कॉलेजों के साथ साथ सह स्थानों में 157 सह स्थानों में जो मौजूदा 157 मेडिकल कॉलेज हैं, उनकी स्थापना जो 2014 से की गई है, उनके साथ सह स्थानों में 157 नए नर्सिंग कॉलेज स्थापित किए जाएंगे। स्किल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन। वर्ष 2047 तक स्किल सेल एनीमिया का उन्मूलन करने के लिए एक मिशन की शुरुआत की जाएगी। इसमें प्रभावी जनजातीय क्षेत्रों में जागरूकता सृजन, 0 से 40 वर्ष के आयु वर्ग के 7 करोड़ लोगों की यूनिवर्सल स्क्रीनिंग और केंद्रीय मंत्रालयों और राज्य सरकारों के सहयोग परक प्रयासों के माध्यम से काउंसलिंग का कार्य किया जाएगा। Council for Medical Research Labs will be made. सहयोगात्मक अनुसंधान और नवाचार को प्रोत्साहित करने के लिए चुनिंदा ICMR प्रयोगशालाओं की सुविधाएं सरकारी तथा निजी मेडिकल
कॉलेज, संकाय तथा निजी क्षेत्र के अनुसंधान एवं विकास दलों के अनुसंधान के लिए उपलब्ध कराई जाएगी। फार्मा नवाचार। फार्मास्यूटिकल में अनुसंधान एवं नवाचार को प्रोत्साहित करने के लिए उत्कृष्टता केंद्रों के माध्यम से एक नया कार्यक्रम शुरू किया जाएगा। हम विशिष्ट प्राथमिकता पात्र क्षेत्रों में अनुसंधान तथा विकास में निवेश के लिए उद्योगों को भी प्रोत्साहित करेंगे। चिकित्सा उपकरणों हेतु बहुविषयक पाठ्यक्रम। मौजूदा संस्थानों में चिकित्सा उपकरणों हेतु पूर्ण समर्पित बहुविषयक पाठ्यक्रमों का बढ़ावा दिया जाएगा ताकि भविष्य कालिक चिकित्सा प्रौद्योगिकियों, उच्च कोटि के विनिर्माण तथा अनुसंधान के लिए कुशल मैन पावर की उपलब्धता सुनिश्चित की जा सके। अध्यापकों का प्रशिक्षण। नवोन्मेषी शिक्षा विज्ञान, पाठ्यचर्या संव्यवहार, सतत पेशेवर विकास, डिपिस्टिक सर्वेक्षण, ICT कार्यान्वयन के माध्यम से अध्यापकों का प्रशिक्षण पुनः परिकल्पित किया जाएगा। इस उद्देश्य के लिए जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों को जीवंत उत्कृष्ट स्थानों के रूप में तैयार किया जाएगा। बच्चों और किशोरों के लिए राष्ट्रीय डिजिटल पुस्तकालय। बच्चों और किशोरों के लिए अलग अलग इलाकों, भाषाओं, विषयों और स्तरों में गुणवत्तापूर्वक पुस्तकें विभिन्न उपकरणों के माध्यम से उपलब्ध कराने के लिए एक राष्ट्रीय डिजिटल पुस्तकालय की स्थापना की जाएगी। राज्यों को उनके लिए पंचायत तथा वार्ड स्तरों पर प्रत्यक्ष पुस्तकालय स्थापित करने और राष्ट्रीय डिजिटल पुस्तकालय संसाधनों तक पहुंच बनाने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर उपलब्ध कराने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। इसके अतिरिक्त पढ़ने की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए और महामारी के समय की अधिगम क्षति को पूरा करने के लिए राष्ट्रीय बुक न्यास, बाल पुस्तक न्यास तथा अन्य स्रोतों को इन प्रत्यक्ष पुस्तकालयों में क्षेत्रीय भाषाओं तथा अंग्रेजी में पाठ्येतर विषयों की पुस्तकें उपलब्ध कराने और उनकी पुनर्पूर्ति करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। साक्षरता के क्षेत्र में कार्य करने वाले NGO के साथ सहयोग भी इस पहल का हिस्सा होगा। वित्तीय समझ लाने के लिए वित्तीय क्षेत्र विनियामकों और संगठनों को इन पुस्तकालयों में उम्र के हिसाब से उपयुक्त पठन सामग्री देने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। प्राथमिकता 2, अंतिम छोर व व्यक्ति तक पहुंचना। प्रधानमंत्री वाजपेयी की सरकार ने जनजातीय कार्य मंत्रालय तथा पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास विभाग का गठन किया था। अंतिम छोर व व्यक्ति तक पहुंचना के उद्देश्य पर और अधिक ध्यान केंद्रित करने के लिए हमारी सरकार ने आयुष, मत्स्य पालन, पशुपालन एवं डेयरी, कौशल विकास, जल शक्ति तथा सहकारिता मंत्रालयों का गठन किया है। आकांक्षी जिले और ब्लॉक कार्यक्रम। आकांक्षी जिले कार्यक्रम की सफलता को आगे बढ़ाते हुए इस सरकार ने हाल ही में स्वास्थ्य, पोषक, शिक्षा, कृषि, जल संसाधन, वित्तीय समावेशन, कौशल विकास और आधारभूत संरचना जैसे विभिन्न डोमेनों में अनिवार्य सरकारी सेवाओं की पूर्ण उपलब्धता के लिए 500 ब्लॉकों को कवर करते हुए आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम शुरू किया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रधानमंत्री PBTG विकास मिशन विशेष रूप से संवेदनशील जनजातीय समूहों की सामाजिक आर्थिक स्थितियों में सुधार लाने के लिए प्रधानमंत्री PBTG विकास मिशन शुरू किया जाएगा। इसमें PBTG परिवारों और पर्यावासों को सुरक्षित आवास, स्वच्छ पेयजल एवं स्वच्छता, शिक्षा, स्वास्थ्य एवं पोषण, सड़क तथा दूरसंचार संपर्कता और संधारणीय आजीविका के अवसरों जैसी बुनियादी सुविधाएं पूरी तरह उपलब्ध कराई जाएंगी। अनुसूचित जनजातियों के लिए
विकास कार्य योजना के तहत अगले 3 वर्ष में इस मिशन को लागू करने के लिए 15,000 करोड़ रुपए की राशि उपलब्ध कराई जाएगी। एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय। अगले 3 वर्षों में केंद्र 3.5 लाख जनजातीय छात्रों के लिए चलाए जा रहे 740 एकलव्य मॉडल आवासीय स्कूलों के लिए 38,800 अध्यापक और सहायक कार्मिक नियुक्त करेगा। सूखा प्रवण क्षेत्रों के लिए जल। कर्नाटक के सूखा प्रवण मध्य क्षेत्र में संधारणीय सूक्ष्म सिंचाई सुविधा मुहैया कराने के तथा पेयजल के लिए बस्तीहल टैंकों को भरने के लिए ऊपरी भद्रा परियोजना को 5,300 करोड़ रुपए की सहायता दी जाएगी। पीएम आवास योजना। पीएम आवास योजना के लिए परिव्यय 66% बढ़ाकर 79,000 करोड़ रुपए से अधिक कर दिया गया है। भारत साझा पुरालेख निधान। भारत साझा पुरालेख निधान एक डिजिटल पुरालेख संग्रहालय में प्रथम चरण में 1 लाख प्राचीन पुरालेखों के डिजिटलीकरण के साथ स्थापित किया जाएगा। निर्धन कैदियों को सहायता। जेल में बंद ऐसे निर्धन व्यक्तियों जो जुर्माना या जमानत राशि की व्यवस्था करने में असमर्थ हैं को आवश्यक वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। प्राथमिकता 3 अवसंरचना और निवेश। अवसंरचना एवं उत्पादक क्षमता में निवेश का विकास और रोजगार पर बहुआयामी प्रभाव पड़ता है। महामारी की सुस्त अवधि के बाद निजी निवेश दोबारा बढ़ रहे हैं। इस बजट में निवेश और रोजगार सृजन के हितकारी चक्र को गति प्रदान करने के लिए एक बार फिर महत्व दिया जाएगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, विकास और रोजगार के संवाहक के रूप में पूंजीगत निवेश परिव्यय में लगातार तीसरे वर्ष 33% की तीव्र वृद्धि करके इसे 10 लाख करोड़ किया जा रहा है, जो जीडीपी का 3.3% होगा। यह वर्ष 2019-20 के परिव्यय से लगभग 3 गुना अधिक होगा। हाल के वर्षों में हुई पर्याप्त वृद्धि विकास संभावनाओं और रोजगार सृजन में तेजी लाने, निजी निवेशों को जोरदार तरीके से बढ़ाने और वैश्विक मंदी के प्रति सुरक्षा कवच लगाने के सरकार के प्रयासों के मूल में है। प्रभावी पूंजीगत व्यय। केंद्र द्वारा प्रत्यक्ष पूंजीगत निवेश का राज्यों को सहायता अनुदान के माध्यम से पूंजीगत आस्तियों के सृजन के लिए किए गए प्रावधान द्वारा संपूर्ण किया जाता है। केंद्र के प्रभावी पूंजीगत व्यय का बजट 13.7% लाख करोड़ होगा, जो जीडीपी का 4.5% होगा। राज्य सरकारों को पूंजीगत निवेश के लिए सहायता। मैंने अवसंरचना में निवेश में तेजी लाने और राज्यों को संपूरक नीतिगत कार्रवाइयों के लिए प्रोत्साहित करने के लिए 1.3 लाख करोड़ के उल्लेखनीय रूप से बड़े परिव्यय के साथ राज्य सरकारों के लिए 50 वर्षीय ब्याज मुक्त ऋण को 1 और वर्ष जारी रखने का निर्णय लिया है। अवसंरचना में निजी निवेश हेतु अवसरों में वृद्धि करना। नव स्थापित अवसंरचना वित्त सचिवालय इंफ्रास्ट्रक्चर प्रधानतया सार्वजनिक संसाधनों पर निर्भर रहने वाले रेलवे, सड़क, शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर और पावर सहित में और अधिक निजी निवेश के लिए सभी हितधारकों की सहायता करेगा।
अवसंरचना की सुमेलित मास्टर सूची। अवसंरचना की सुमेलित मास्टर सूची की अमृतकाल के लिए उपयुक्त वर्गीकरण और वित्त पोषण फ्रेमवर्क की संस्तुति करने के लिए एक विशेषज्ञ समिति द्वारा समीक्षा की जाएगी। मैं रेलवे की बात कर रही हूं अध्यक्ष महोदय। रेलवे के लिए 2.4 लाख करोड़ के पूंजीगत व्यय का प्रावधान किया गया है। अब तक का यह सर्वाधिक परिव्यय वर्ष 2013-14 में किए गए परिव्यय से लगभग 9 गुना ज़्यादा है। संभार तंत्र, लॉजिस्टिक, पत्तनों, कोयला, इस्पात, उर्वरक और खाद्यान्न क्षेत्रों के लिए शुरू से लेकर अंत तक संपर्क साधने के लिए 100 महत्वपूर्ण अवसंरचना परियोजनाएं अभिज्ञात की गई हैं। इन परियोजनाओं को निजी स्रोतों से 15,000 करोड़ रुपए सहित 75,000 करोड़ रुपए के निवेश के साथ प्राथमिकता दी जाएगी। क्षेत्रीय संपर्कता, हवाई क्षेत्र कनेक्टिविटी में सुधार करने के लिए 50 अतिरिक्त हवाई अड्डों, हेलीपोर्ट, वाटर एरोड्रम और एडवांस लैंडिंग ग्राउंड का पुनरुद्धार किया जाएगा। मैंने नहीं देखा इस तरह का चीट, इस तरह का क्रिमिनल माइंड पूरे जेल स्टाफ को ब्राइब कर देगा। मैं सोच भी नहीं सकता था गवर्नमेंट फंक्शनरी को इम्पर्सनेट करता था, आवाजें बदलता था। टारगेट भी बहुत पावरफुल, धनवान लोगों को करता है। ये एक ही चीज से रुक सकता है, अगर आप इसकी जीभ काटें। न्यूज चैनलों के इतिहास में पहली बार न्यूज 18 इंडिया की वेब सीरीज FIR नंबर 208 स्ट्रीमिंग 3 February 9 PM